साथियों नमस्कार। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऐसे में कल एक खबर आती है कि म्यांमार में कुछ आतंकी ठिकाने हैं जो अलग अलग ग्रुप्स के बने हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें से अलग अलग स्टेट्स एक नया देश बन जाए। जैसे आसाम एक नया देश बन जाए, नागालैंड एक नया देश बन जाए। तो इन्हें इंसर्जेंट ग्रुप्स कहते हैं, जो इंसर्जेंसी फैलाते हैं और कलेश टाइप की पैदा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से लंबे समय से कलेशें चल रही हैं, गृह युद्ध टाइप की स्थिति वहां बनी रहती है। तो ऐसे ग्रुप्स पर कल अटैक हुआ है और बताया जाता है कि इनमें से कई ग्रुप्स म्यांमार में छुपे हुए हैं और उन ग्रुप्स पर लगभग 150 ड्रोन्स के जरिए अटैक हुआ है। इन ग्रुप्स ने खुद माना है कि हम पर अटैक हुआ है, हमारे कमांडर्स मारे गए हैं और इनका कहना यह है कि यह अटैक भारत ने करवाया है। जब भारत से पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कुछ अटैक किया है, आर्मी से पूछा गया कि आपने कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया है, तो भारत ने मना कर दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अटैक तो हुआ है। अब ये सारा मामला क्या है क्या नहीं है, इस बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात तो ये, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने किस तरह से तिब्बत के मामले को उठाया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम या भारत के किसी बड़े व्यक्ति ने यह बोला हो कि अरुणाचल की सीमा चाइना से नहीं लगती, तिब्बत से लगती है। अब ऐसा बयान जिससे चाइना चिढ़ सकता है दिया गया। इससे पहले भी आप देख रहे हैं भारत ऐसे कई कदम उठा रहा है जिससे चाइना काउंटर हो सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि लगभग 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हो, और मैंने आपको बताया था किस तरह से म्यांमार के अलग अलग क्षेत्रों में चाइना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है, जिसको भारत ने कितनी चतुराई से काट दिया है और कैसे भारत अब म्यांमार को अपने पक्ष में ला रहा है। अब वो जो वीडियो 3 महीने पहले बनाया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्राइक करी है भारत ने करी है या नहीं करी है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्ट्राइक्स हुई कहां पर है। देखिए, ये भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है जो म्यांमार से बॉर्डर बनाता है। ये बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर का है, ये जो टोटल बॉर्डर है। कल जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जैसा उल्फा ने कहा कि साहब हम पे स्ट्राइक हो गई है, ये स्ट्राइक हुई है इस क्षेत्र से, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा उल्फा का कहना है। और ये स्ट्राइक किस क्षेत्र में हुई है? सगाइन क्षेत्र है म्यांमार का, इस क्षेत्र में हुई है, ऐसा इनका कहना है। आप समझ रहे हैं, म्यांमार है ये पूरा, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं इनके, जिसमें से जो सगाइन नाम का स्टेट है इसमें ये अटैक हुआ है, ऐसा बताया गया है। ठीक है साहब, अब ये अटैक किस पर हुआ है? कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स पर हुआ है जो लंबे समय से भारत के नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी फैला रहे थे। कहते थे कि आसाम को नया देश बना दो, नागालैंड को ग्रेटर नागालैंड बना दो, है ना, मिजोरम को अलग कर दो, ग्रेटर मिजोरम बना दो, अलग अलग तरह की बातें ये लोग करते थे। तो ये जो ग्रुप्स हैं, अलग कई सारे ग्रुप्स हैं, इनको इंसर्जेंट ग्रुप्स बोलते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास करते हैं। इन ग्रुप्स के अलग अलग नाम है, अनगिनत ग्रुप्स हैं। ये सभी ग्रुप्स एक अम्ब्रेला ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंतर्गत ये सारे ग्रुप्स आते हैं। वो बड़ा ग्रुप कौन सा है आप एक बार देख लीजिए। ये बड़ा ग्रुप है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, इसको UNLFW बोलते हैं। ये एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वो कट के पूरी तरह से अलग अलग देशों में बढ़ जाए, जिसको जो चाहिए वो ले ले। इसी ग्रुप में से एक ग्रुप निकल करके आया है जिसका नाम है उल्फा, यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये 1979 में बना है ग्रुप। 1990 से लगातार ये एक्टिव है। किस प्रकार से? कभी असम के किसी क्षेत्र में हमला करवा दो, कहीं पर किसी ग्रुप को हथियार पकड़वा दो, कहीं पर लोगों को भड़का दो, कैसे भी लोगों में ये आग लगा दो कि कैसे भी उन्हें असम को एक नया देश बनाना है। इस प्रकार की घटनाएं ये करवाता है। इसी के अंतर्गत एक और ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये जो ग्रुप है ये चाहता है कि नागालैंड ग्रेटर नागालैंड बन जाए। ग्रेटर नागालैंड का मतलब होता है कि थोड़ा सा आसाम का हिस्सा, थोड़ा नागालैंड का हिस्सा, थोड़ा मणिपुर का हिस्सा, थोड़ा म्यांमार का हिस्सा मिलाकर के ग्रेटर नागालैंड नाम का एक नया देश बन जाए, ऐसा ये चाहता है। तो ये सभी ग्रुप लंबे समय से इन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ भड़काऊ चीजें कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एक्टिवेट किया जा सके। तो कल जो स्ट्राइक हुई है, ये जो स्ट्राइक है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि उल्फा पर हुई है और इस ग्रुप के लोगों पर हुई है, NSCN पर। ठीक है जी। अब इसमें एक बात और आती है, NSCN नाम का जो ग्रुप है वो भी कई हिस्सों में बट गया था, 5 हिस्सों में बट गया था, जिसमें से 3 हिस्से तो अब इसके बेकार हो चुके हैं, वो इनएक्टिव हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। केवल 2 हिस्से एक्टिव हैं, जिनमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसे भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। उसका नाम है NSCNK। यही है वो ग्रुप जिस पर अटैक हुआ है, जिसने कल बोला है इस बात को।
उसी प्रकार से ये जो उल्फा नाम का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये भी कई हिस्सों में बट गया था। इसी में एक हिस्सा इसका है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट, आई बोलते हैं उसे। ठीक है जी, शायद इसमें नहीं दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ULFAI इंडिपेंडेंट, इसको हेड करता है एक व्यक्ति जिसका नाम है परेश बरुआ। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी, आप समझ गए। एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंतर्गत कई छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। इन सबका एक ही मकसद है कि कैसे भी नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के अलग देश बनाना है अपने अपने स्टेट के हिसाब से। ठीक है जी। और जो अलग अलग ग्रुप हैं वो भी कई ग्रुप्स में बट चुके हैं, उनमें से कई बैन हो चुके हैं, कई खत्म हो चुके हैं, कई ने भारत के साथ समझौता कर लिया है, कई ऐसे हैं जो अभी भी म्यांमार में रह करके, बांग्लादेश में रह करके भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे खतरनाक ग्रुप है वो है ULFA इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसको हेड कौन कर रहा है? परेश बरुआ। अब आते हैं आगे की कहानी पर, ध्यान से सुनना इस व्यक्ति के बारे में। यह परेश बरुआ नाम का जो व्यक्ति है ये बड़ा खतरनाक है। ये पूरे ULFAI को हेड कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है। और ये जितना भी नेटवर्क चलता है म्यांमार में, बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट में, फाइनेंस का, भाई कोई भी आप अपना लक्ष्य लेके चल रहे हो कि हमें देश आजाद कराना है, वॉटेवर जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, उसमें हथियार लाना, इंटेलिजेंस देना, लोगों को फीड करना, पैसे देना, ट्रेनिंग देना, पैसा लगता है इसमें। तो ये फाइनेंसिस को मैनेज करता है, हथियारों की सप्लाई को कंट्रोल करता है और बड़े बड़े देशों के साथ संबंध बना करके उनकी मदद लेता है, जिसमें चाइना एक प्रमुख देश है। ठीक है, ये जो परेश बरुआ नाम का व्यक्ति है ये कई $मिलियन तो बांग्लादेश की कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका है। अभी बताया जा रहा है, देखिए, कि ये चाइना में पहुंच चुका है। पिछले 3-4 महीने पहले ये चाइना में पहुंच गया है, अपनी जान को खतरा मान करके वहां से एक्टिवेट कर रहा है अपने ग्रुप को। और उसी प्रकार से ऐसे भी कई खबरें आई हैं जहां पर बांग्लादेश ने इस पर, परेश बरुआ पर केस भी चलाया था। केस में इसको मृत्यु की सजा भी दे दी थी और बाद में उस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। यह परेश बरुआ नाम का व्यक्ति बांग्लादेश के जरिए, जो बांग्लादेश में चिट्टागोंग नाम का क्षेत्र है, देखिए बांग्लादेश में जो आपका चिट्टागोंग नाम का क्षेत्र है, यहां से भारत में ट्रक्स के जरिए इलीगल वेपन्स पहुंचा रहा था, जो ये पकड़ा गया 2004 में। इलीगल वेपन्स बांग्लादेश के थ्रू ले जाने के आरोप में इस पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में केस चला। इसको लाइफ सेंटेंस दिया गया। उसके बाद सेम केस में एक दूसरा केस चला वहां की हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने यह माना कि इन वेपन्स के जरिए या ऐसी अन्य एक्टिविटीज के जरिए ये भारत में इंसर्जेंसी कर रहा है, बांग्लादेश में भी लोगों को मरवा रहा है। तो हाई कोर्ट ने इसको मृत्यु की सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट ने मृत्यु की सजा दे दी 2014 में। लेकिन बाद में देखा गया, और ये सब तब चल रहा था जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी। शेख हसीना इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति बिल्कुल सख्त कदम उठा रही थी, जिसके कारण इसे पकड़ा गया था। और भारत के साथ संबंध भी अच्छे थे, तो वो जानती थी कि भारत के लिए ये नुकसानदायक व्यक्ति है, इसके खिलाफ केस चलना चाहिए। तो 2014 में जब इसे मृत्यु दंड दे दिया गया, तो बाद में पाया गया अगले कुछ साल बाद कि इसके मृत्यु दंड को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तब से ये फरार है। ठीक है, जिस दिन बांग्लादेश खत्ते चढ़ जाएगा ये जेल में होगा। ऐसी इसकी कहानी है। अब ये क्या करता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरे ऑपरेशन चलवाता है, पैसे वैसे ये सारी चीजें करता है। अब आप कहेंगे इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? अब आइए थोड़ा सा और पीछे। इसके पास पैसा आता है, ये कचिन नाम का स्टेट दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर इस क्षेत्र में रेयर अर्थ मेटल्स बहुत हैं। रेयर अर्थ मेटल्स, ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, दुनिया में कहीं भी अभी युद्ध चल रहा है या कोई भी अगर युद्ध के उसमें जा रहा है, क्षेत्र में जा रहा है देश, तो उसमें एक बड़ा कारण हो सकता है रेयर अर्थ मेटल का। हर कोई ये चाह रहा है कि रेयर अर्थ मेटल उसे मिल जाए। उसमें यूएसए भी है, चाइना भी है, भारत भी है। भारत ने 5 देशों की यात्रा करी, रेयर अर्थ मेटल तथा अन्य और भी उद्देश्य थे, रेयर अर्थ मेटल भी एक था। यूएसए यूक्रेन को एक तरीके से अपने पक्ष में करना चाहता है, क्योंकि उसके 50% रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करना है। यूएसए चाइना को काउंटर करने में लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि चाइना का रेयर अर्थ मेटल का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लाई चेन है, उसको काउंटर करना है। ऐसे ही अलग अलग देशों के अलग अलग हित हैं, लेकिन रेयर अर्थ मेटल एक कॉमन पॉइंट हर जगह निकल के आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखें तो जो ये कचिन स्टेट है, ये दुनिया के रेयर अर्थ मेटल की जो सप्लाई चेन है उसमें 45% कंट्रीब्यूट करता है। 45। अब इस कचिन स्टेट के रेयर अर्थ मेटल का एक बड़ा हिस्सा चाइना अपनी तरफ ले जाता था। चाइना ने इन लोगों के साथ डील की हुई थी और रेयर अर्थ मेटल यहां ले रहा था।
लेकिन भारत ने धीरे धीरे क्या किया, इस स्टेट, कचिन स्टेट के लोगों को अपने पक्ष में लेना स्टार्ट किया। एक्चुअल में कचिन नाम के स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसे KIO बोलते हैं, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये चाहती है कि इसे नया देश बना दिया जाए, इंडिपेंडेंस की मांग कर रही है। म्यांमार में यही हाल है, हर स्टेट ये चाहता है कि उसे नया देश बना दिया जाए, क्योंकि म्यांमार में आपको पता है मिलिट्री शासन चल रहा है, शुरुआत से ही कोई ना कोई लफड़ा रहता है, गृह युद्ध की स्थिति है, वहाँ की जो इनकी राष्ट्राध्यक्ष थी उनको जेल में डाल दिया गया है, तो वहाँ अपने अपने तरीके से हर स्टेट लड़ रहे हैं। तो ये लंबे समय से एक नए अपने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है कि हमें नया देश बना दिया जाए। तो ये जो KIO नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना के पक्ष में काम कर रहा था लंबे समय से, कई वर्षों से, ठीक है। फिर भारत ने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस की मदद से इस KIO को अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा आज भी चाइना के साथ काम कर रहा है, दूसरा हिस्सा भारत के साथ आ गया है। भारत ने इसके एक हिस्से के साथ मिलकर के फिर क्या किया कि अपने यहां डील करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें भी कुछ माल दो, अगर तुम चाइना को 100 रुपए का दे रहे हो, हम तुमको 120 रुपया देंगे, तुम माल हमको दो। ठीक है साहब, ये देने लगे, हमने इनको अपने पक्ष में किया, इनके साथ हमारा व्यापार चलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, इस KIO का ही जो एक ब्रांच जो हमारे साथ आ गया था, हमने उसको धीरे धीरे ला करके रखाइन स्टेट्स यहां पर स्थित करना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर कुछ पहले से एक आर्मी पाई जाती है जिसका नाम है अराकन आर्मी, वो चाहती है कि ये नया देश बन जाए। अराकन आर्मी को ये लगता है कि उसकी मदद भारत कर सकता है, तो भारत कहता है कि अराकन आर्मी हम तुम्हारे साथ हैं, अब हम KIO को भी ले आए हैं, इनके पास पैसा है, इंटेलिजेंस है, सारी चीजें हैं, तुम सब मिलकर के अपने लिए लड़ो। ठीक है साहब, लेकिन लड़ाई से काम चल नहीं रहा था। तो अराकन नाम का जो ये यहाँ पर क्षेत्र है, इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं, इस क्षेत्र में ये देखा गया कि इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अपनी पार्टी बना ली, अराकन नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने 2009 में चुनाव लड़ने का प्रयास किया, फिर फाइनली 2014 में ये जीते भी। जीतने के बाद में इनको सत्ता में नहीं आने दिया गया और यहाँ की जो आर्मी है उसने अपना कंट्रोल इस क्षेत्र पर कर दिया। मतलब इस स्टेट में सरकार आनी चाहिए थी अराकन नेशनलिस्ट पार्टी की, जो नहीं आ पाई थी। इस बात को लेकर के यहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। उस गृह युद्ध की जो अवधि है 2014 से लेकर के 2021 तक रही, और फाइनली 2021 में यहाँ की आर्मी ने और यहाँ की अराकन नेशनलिस्ट पार्टी में एक समझौता हो गया। इन्होंने कहा कि आप हमें मान्यता दे दो कि हम एक नेशनलिस्ट पार्टी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ पर शांति बरकरार कर लो, ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब चीजों की वजह से आज हुआ यह है कि कचिन से जो भी माल पहले चाइना को सप्लाई होता था रेयर अर्थ मेटल के रूप में, अब वो 80% तक गिर गया है, उसमें गिरावट आ गई है। आप देखना चाहें तो देख लीजिए, इनसाइट म्यांमार रिबेल डिसरप्ट चाइना रेयर अर्थ ट्रेड स्पार्किंग रीजनल स्क्रैम्बल। 89% तक इसमें गिरावट आ गई है, क्योंकि इस कचिन क्षेत्र में कई ऐसे छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स तैयार हो गए हैं जो चाइना के साथ व्यापार नहीं होने दे रहे हैं। अब ये किसने तैयार किए हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 89% तक गिरावट आ गई है। तो हमने इसका जो व्यापार था, इसका जो पैसा आ रहा था, ये पैसे का उपयोग नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के लिए किया जा रहा था, उसमें हमने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। जब तुम चाइना से व्यापार कम कर दोगे तो चाइना से आने जाने वाले ट्रक्स वगैरह वो सब कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है चाइना से वेपन्स उतने यहाँ नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है चाइना से इलीगल मनी यहाँ पर नहीं आएगा, इंटेलिजेंस यहाँ पर उतनी नहीं आएगी, तो काफ़ी हद तक इनको चोट पहुँचेगी। दूसरी बात ये है कि हम लोग इनसे जब इनको पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पक्ष में ये रहेंगे। तीसरी बात ये है कि पहले इन सबको भड़का करके चाइना की मदद से जो कुछ भी वेपन, इंटेलिजेंस, पैसा, ये जो परेश बरुआ प्राप्त कर रहा था, अब परेश बरुआ उतना नहीं प्राप्त कर पा रहा है। परेश बरुआ खुद ही चाइना भाग गया, उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मेरे को ठोक दिया जाए। तो इन सब चीजों के बीच क्या हुआ, परेश बरुआ और उसकी उल्फा आई कमजोर होती चली गई। एक तो उसके पक्ष के जितने भी ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे उससे टूटने लगे, KIO कमजोर होने लगा, कचिन स्टेट्स का जो पैसा था वो कम होने लगा। ऐसी स्थिति में देखा ये गया कि इसको ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। इधर भारत ने पूरे अराकन आर्मी को एक्टिवेट कर रखा है, किस तरह से बांग्लादेश में उद्यम मचाए हैं हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने इन दो क्षेत्रों में चाइना को उस लेवल का काउंटर किया है कि चाइना यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा, चाइना इनकी मदद नहीं कर पा रहा। इन ग्रुप्स को अंदर ही अंदर हमने खोखला कर दिया, कमजोर कर दिया पिछले 10 साल में। और जब हमको लगा कि अब ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ये अपने दम तक कुछ नहीं कर सकते, तब स्ट्राइक्स हुए इन पर, ड्रोन स्ट्राइक्स। अब ड्रोन स्ट्राइक्स किसने किए हमें नहीं पता। तो आप ध्यान से एक बात को जानिएगा, कभी भी किसी पर स्ट्राइक होती है वो तब होती है जब उसे कमजोर कर लिया जाता है। तो मैं कमजोर करने के प्रक्रिया को बता रहा हूं। अब बात यह आती है क्या भारत ने स्ट्राइक अगर करी है तो भारत बोलता क्यों नहीं है, क्या भारत डरता है? डरने की बात नहीं है।
अगर भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर के ये किया है, म्यांमार की आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेके किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं किया है तो फिर भारत पे ये इल्जाम लग सकता है कि भारत ने म्यांमार की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को भंग कर दिया है, बिना किसी देश की परमिशन के आप वहां जाकर के अटैक करके आ रहे हैं, ये ठीक थोड़ी है। तो ये एक टेक्निकल इसमें ग्लिच है। अब सवाल ये आता है कि क्या म्यांमार ऐसे ग्रुप्स को पनाह देता है अपने यहाँ? म्यांमार पनाह नहीं देता। म्यांमार की सरकार और म्यांमार की आर्मी हमेशा से चाहते हैं कि भारत जो ऑपरेशन करना चाहे, जो काम करना चाहे करे और इनको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि ये ग्रुप्स यहां रह करके न सिर्फ भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं बल्कि इन स्टेट्स को भी बल दे रहे हैं कि अपनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ें। तो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो तो कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो पहले आंग सू की हो या अभी आर्मी की हो, जिसे जुंता पार्टी कहते हैं। इसलिए म्यांमार तो खुद पक्ष में है कि भारत इनको कुचले, लेकिन भारत म्यांमार का डायरेक्ट पक्ष लेना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि अपने स्तर से चीजें करे। आप बात समझ रहे हैं? तो ये वो क्रम है जिसको आप अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से भारत ने पहले इनके हेड को कमजोर किया, इनके ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर किया, फाइनेंसेस की चेन तोड़ी, उसके बाद इंटेलिजेंस कमजोर किया और फिर धीरे से वार किया। वार कहां हुआ है? फिर मैं आपको एक बार लिंक करा दूं। वार हुआ है अरुणाचल और नागालैंड के क्षेत्र से। कौन सा अरुणाचल? वही अरुणाचल जिसके सीएम ने भी थोड़े दिन पहले यह बोला था कि हमारी सीमा चाइना से नहीं तिब्बत से मिलती है। तो हम इतने अकड़ में अगर अरुणाचल में से बोल रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हमने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं इस क्षेत्र में। अब आप देखना धीरे धीरे होता है क्या। जो भी अपडेट्स आती हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।